चलो शुरू करें। आ गए? ग्रुप पे मैसेज डालो, बाकी लोग भी ज्वाइन करेंगे, फिर शुरू करते हैं। चलो शुरू करें। आ गए? इलस्ट्रेशन 4 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन 4 ट्राई करो। So assuming delta H and delta S to be independent of temperature at मतलब डेल्टा H और डेल्टा S टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रहा है। So at what temperature will the reaction become spontaneous? So spontaneous के लिए क्या होता है? Delta G should be negative. So delta H minus T delta S should be negative. So मैं लिख सकता हूँ T should be greater than delta H upon delta S. तो किस टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा? So that temperature will be delta H upon delta S, जिसे हम कहते हैं स्विच टेम्परेचर। So delta H ये है, delta S निकाल लो। So delta S of this reaction will be entropy of product minus entropy of reactant. तो entropy of product, so इसमें stoichiometric coefficient से multiply करना मत भूलना। So 2 into 210
-191 and -204. दिस इज द एंट्रोपी. एंट्रोपी के यूनिट्स क्या है? जूल्स पर केल्विन. डेल्टा एच किसमें? किलो जूल्स में, तो इसको जूल्स में कन्वर्ट कर लेना. सो टेम्परेचर विल बी डेल्टा एच इन जूल्स बाय डेल्टा एस इन जूल्स पर केल्विन. So delta H को joules में divided by delta S जो तुमने निकाली in joules per Kelvin. So this will be the temperature in Kelvin. हो जाएगा? कोई डाउट? सर इसके अंदर बस टेम्परेचर और स्विच निकालना था. हाँ, वो टेम्परेचर जिस पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए. आगे बढ़े. इलस्ट्रेशन 5 ट्राई करो. Sulfur exists in more than one solid form. The stable form at room temperature is rhombic sulfur. So the stable form at room temperature is rhombic sulfur. But above room temperature, the following reaction occurs. So above room temperature, ये reaction होगा. So S rhombic will be converting to S monoclinic. So मुझे निकालना क्या है? डेल्टा S निकालना है at 298 केल्विन. So डेल्टा S निकालना है इस रिएक्शन का at 298 केल्विन. अब क्या क्या गिवन है? डेल्टा H गिवन है और डेल्टा G गिवन है. So डेल्टा G is equal to डेल्टा H minus T डेल्टा S. So डेल्टा G गिवन है, वैल्यू डालो. डेल्टा H की भी वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर है 298, डेल्टा S निकाल लो. So डेल्टा S आ जाएगा यहाँ से. सर सेकंड वाला का तो कुछ 409 करके आ रहा है. अब सेकेंड ऑप्शन में क्या है कि मुझे क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर. तो इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर निकालना है. तो मुझे पता है इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. सो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस दैट इज डेल्टा जी विल बी 0. तो यहाँ से इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ जाएगा, दैट इज डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस. सो यहाँ से इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ जाएगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस. अब आ जाओ फ्री एनर्जी चेंज इन एनी रिएक्शन. सो डेल्टा जी of any reaction will be gives energy of product minus gives energy of react. बस ये फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है. सो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे. कंप्यूटर गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस. सो इसमें डेल्टा एच
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है और एंट्रोपी गिवन है इन जूल्स पर केल्विन पर मोल। एंथैल्पी किलो जूल्स में गिवन है, तो मुझे निकालना है डेल्टा जी, दैट इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो टेम्परेचर हमारा कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 300 केल्विन। अब डेल्टा एच निकाल लो। So delta H of this reaction will be enthalpy of formation of product minus enthalpy of formation of reactant। तो ऑक्सीजन की तो enthalpy of formation 0 होगी, तो डेल्टा एच एफ निकाल लेना, किलो जूल्स में आएगा। तो डेल्टा एच एफ किलो जूल्स में आएगा, और डेल्टा एस भी निकाल लेना। सो एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये डेल्टा एस जूल्स में आएगा, उसको किलो जूल्स में कन्वर्ट कर देना बाय डिवाइडिंग बाय 1000। तो अब डेल्टा एच की वैल्यू डालना, डेल्टा एस की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू डालना। सो यू विल गेट डेल्टा जी। डेल्टा जी आ जाएगा किलो जूल्स में पर मोल में। सो डेल्टा जी आ जाएगा किलो जूल्स पर मोल में। नेक्स्ट illustration 7 ट्राई करो। show that the reaction is spontaneous and exothermic। so spontaneous के लिए क्या होता है, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। तो सबसे पहले डेल्टा एच निकालोगे, फिर एंट्रोपी चेंज, डेल्टा एस की वैल्यू गिवन है, द गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। तो पहले डेल्टा जी निकाल लो। so delta G for this reaction will be gives free energy for formation, so gives free energy of formation of product minus gives free energy of formation of reactant। O2 के साथ हाफ आएगा, और O2 की gives free energy 0 होगी, it is naturally occurring state। so delta G of the reaction निकाल लोगे, gives free energy CO2 की भी given है और CO की भी given है। उसके बाद डेल्टा जी को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस की भी वैल्यू गिवन है और टेम्परेचर भी पता है, तो यहाँ से डेल्टा एच की भी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या शो करना है कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा एच की भी वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक।
आगे बढ़े। हो गया। So delta G नेगेटिव आ रही है, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, डेल्टा H नेगेटिव, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अब मुझे पता है इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G 0 होती है, ठीक है। अब डेल्टा G की इक्वेशन होती है जो मैं तुम्हारे को बताता हूँ, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 log Q। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे तो क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे डेल्टा G 0 है, सो A इज इन इक्विलिब्रियम विद B। सो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट इक्विलिब्रियम अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम। ये तो पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे लिखते हैं, पता है, कभी देखा है, नहीं देखा, कोई बात नहीं, ये भी समझ लेते हैं। सो A से B बन रहा है और फिर B से A बन रहा है। सो रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन KF, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन KB। तो जब A से B बन रहा है, रेट कांस्टेंट क्या है, KF। So rate of the reaction will be rate constant into concentration of reactant, इसमें reactant क्या है, A। अब B से जब A बन रहा है तो rate constant है KB। So rate of this reaction will be rate constant KB into concentration of reactant, इस केस में reactant क्या है, B। जब equilibrium establish हो जाएगा, equilibrium का मतलब क्या है, rate of forward reaction will be equal to rate of backward reaction, मतलब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अब मैं लिख सकता हूं KF अपॉन KB इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे, सॉरी, दोनों की रेट इक्विलिब्रियम पे इक्वल होंगे। सो इस रेशियो को ही हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। सो दिस इज नथिंग बट रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो यही हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। सो अब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे तुमने स्टार्ट किया, इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इक्विलिब्रियम और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इक्विलिब्रियम पता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं। अब कोई और टाइम t लिया तुमने, एनी टाइम t, जब अभी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया, एट एनी टाइम t जिसपे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है मेरा AT, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B है BT, अभी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हुआ, ये कोई और टाइम। सो इस पे अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो लिखूंगा, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो नहीं होगा, दैट इज नोन एज रिएक्शन क्वोशिएंट। सो रिएक्शन क्वोशिएंट कहते हैं इसे। So reaction quotient is the ratio of concentration of product upon reactant at any other time except at equilibrium. अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया तो उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, और ये रेशियो एट एनी अदर टाइम अभी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, दैट इज नोन एज रिएक्शन क्वोशिएंट। यहां तक कोई डाउट, इतना लिख लो। लिख लिया। सर यहाँ पे B एंड A की अमाउंट है, कॉन्सेंट्रेशन
मोल्स पर लीटर। यस सर ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? तो अब हम बात सर करें ये जो के ई क्यू है, ये मतलब एक बारी इसका फिर से बता दो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कहते हैं? So equilibrium constant is concentration of product upon reactant at equilibrium condition. अब यही रेशियो other than equilibrium condition is known as reaction quotient. So equilibrium constant होता क्या है? Rate constant for forward upon rate constant of backward reaction का रेशियो। ओके। So equilibrium की कंडीशन क्या है? Rate of forward will be equal to rate of backward. तो जिस रेट से A से B बन रहा है उसी रेट से B से A बन रहा है। So then we say that equilibrium has been established. तो अब हम बात कर रहे थे गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी की एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, वेयर दिस इज एल एन क्यू का मतलब होता है log q टू द बेस e। जैसे एल एन एक्स होता है log x टू द बेस e और log x बाय डिफॉल्ट होता है टू द बेस 10। तो अगर कहीं पे एल एन एक्स लिखा है इसका मतलब log x टू द बेस e, तो कहीं पे log x लिखा है तो मतलब log x टू द बेस 10, बेस का फर्क होता है। तो ln x और log x में डिफरेंस क्लियर है? यस। तो फिर सर एल एन क्यू इज इक्वल टू एल एन 10 log q के टू ई द क्यू बेस, होएगा। log q हाँ टू द लॉग बेस। so अब log की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो मैं बताता हूँ। log a टू द बेस b, अब इसमें मुझे एक नया बेस डालना है c सपोज, so log a टू द बेस c अपॉन log b टू द बेस c। और एक और प्रॉपर्टी होती है, so अगर मैं बेस और उसको चेंज कर दो तो ये इनवर्स हो जाता है, so log b टू द बेस a हो जाएगा। बाकी प्रॉपर्टीज तो तुमने पढ़ी होंगी, log a to the यस power सर। x will be x log a, ये सब तो पढ़ी हुई है। log ab will be a into b will be log a plus log b and log a by b will be log a minus log b। तो ये कुछ log की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब ln x को मैं लिख सकता हूँ log x to the base e। अब मैं नया बेस डाल रहा हूँ, मुझे बेस डालना है 10, क्योंकि जो तुम्हारे log टेबल्स होते हैं वो बेस 10 के साथ होते हैं। जो log टेबल्स होते हैं जो बोर्ड में भी मिलेंगे तुम्हारे को, दैट इज टू द बेस 10। So log x to the base 10 upon log e to the base 10। ठीक है, log x to the base 10 को हम log x लिखते हैं। अब इसको इनवर्स कर देता हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, तो ये उन दोनों को चेंज करूंगा तो ये इनवर्स हो जाएगा, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा log 10 टू द बेस e। सो इसको मैं लिखता हूँ ln 10 मतलब log 10 टू द बेस e। सो ln x को मैं लिख सकता हूँ ln 10 इंटू log x। अब ln 10 की वैल्यू होती है 2.303। तो एक फॉर्मूला तुम्हारे को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ln x विल बी 2.303 log x। जहां पे इधर का बेस क्या है e है और इधर का बेस क्या है 10 है। और एक और चीज तुम्हें पता लगी, ln 10 की वैल्यू क्या होती है 2.303, ये भी तुम्हें याद रखनी है।
log 2 की वैल्यू क्या होती है? अभी बताई थी, आज ही बताई थी, 0.3 करके थे। 301, अप्रोक्सीमेटली 0.3 ले सकते हो कैलकुलेशंस के लिए। log 3 की वैल्यू क्या होती है? 0.7। 4771। ये याद रखनी है वैल्यूज। ln2 की वैल्यू क्या होती है? ln2 का मतलब log 2 to the base e, ये हो गया log 2 to the base 10, log 3 to the base 10, ये हो गया log 2 to the base e। इसकी वैल्यू क्या होती है? 0.693। 0.693। ln3 की वैल्यू क्या होती है? तो ये हो गया हमारा log 3 to the base 1.09। 1.101 हाँ 1.098, अप्रोक्सीमेटली 1.1 ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ln10 की वैल्यू क्या होती है? ये हो गया हमारा log 10 to the base e। इसकी वैल्यू क्या होती है? अभी बताई 2.303। अब log 10 की वैल्यू क्या होती है? log 10 to the base 10, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। ये log की प्रॉपर्टी होती है। So log x to the base x will be always equal to 1। तो अगर बेस और वो नंबर इक्वल है तो दैट इज 1। log डिफाइन कैसे होता है? log x to the base a की अगर वैल्यू n है तो मैं x को लिख सकता हूँ a raised to power n। तो इसमें लिख सकता हूँ मैं x को लिख सकता हूँ x raised to power 1। So log x to the base x will be always equal to 1। कोई भी वैल्यू ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, log 2 to the base 2, log 5 to the base 5, log 10 to the base 10, ये सब की वैल्यूज 1 होती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, log 1 टू एनी बेस, कोई भी बेस हो, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। कैसे? बाय डेफिनेशन में क्या लिख सकता हूँ? log 1 to the base x will be 1 को मैं लिख सकता हूँ x raised to power 0, anything raised to power 0 will be 1। So log 1 to any base, कोई भी बेस हो, that is 0। log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। So log 1 to the base 10 is also 0, ln 1 to the base e is also 0। और इसमें एक और चीज बता देता हूँ, ये log डिफाइन किन किन कंडीशंस पे है? सबसे पहले x को पॉजिटिव होना होता है, x कैन नॉट बी नेगेटिव, तो log डिफाइन नहीं होता। सेकेंडली बेस भी पॉजिटिव होना होता है, बेस कैन नॉट बी नेगेटिव। थर्डली बेस 1 नहीं होना चाहिए, बेस 1 हो गया 1 raised to power anything will be 1, तो log डिफाइन नहीं होगा। तो अगर मैं लिख रहा हूँ 1 raised to power n, वो तो हमें 1 ही देगा वैल्यू, तो x की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। सो ये तो एक फंक्शन है जिसमें x इज अ वेरिएबल। So log function is defined under these conditions. So x पॉजिटिव, नंबर पॉजिटिव होना चाहिए जिसका log निकाल रहे हो, उसका बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 नहीं हो सकता। So बेस 1 नहीं हो सकता। यहाँ तक कोई डाउट? तो ये लॉग के बारे में कुछ चीजें थी जो तुम्हें पता होनी चाहिए। सो हमने लिखा था ln q, तो ln q को मैं लिख सकता हूँ 2.303 log q। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ln x can be written as 2.303 log x
तो मैं ln क्यू को लिख सकता हूं 2.303 log क्यू। तो यहाँ पे बेस ई है, यहाँ पे बेस 10 है। यहाँ तक कोई डाउट? सो ये फॉर्मूला तुम्हारे को याद रखना है। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू, log to the base 10. So where Q is the reaction quotient. So this is the relation between delta G. अब delta G gives free energy किस पे चेंज हो रही है? Reaction quotient, जो किस पे डिपेंड करता है? Concentration. So concentration के साथ चेंज हो रही है, और सेकेंडली टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है। और ये डेल्टा जी नॉट क्या होती है? गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। यहां तक कोई डाउट? लिख लिया? यहां तक लिख लिया? यस और नो? तो यहां तक लिख लिया सबने? तो ये एक रिलेशन है जो तुम्हारे को याद रखनी है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी एल एन क्यू। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू लिख सकता हूँ। दिस इज लॉग टू द बेस ई। अगर लॉग टू द बेस 10 लिखना है तो 2.303 आ जाएगा। अब गिव्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, हमें वो निकालना है। तो एट इक्विलिब्रियम दो चीजें होंगी। पहली चीज क्या होगी? रिएक्शन क्वोशिएंट विल बी नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सो दिस रेशियो विल बिकम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और सेकेंडली मुझे पता है इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी विल बी जीरो, सो डेल्टा जी को जीरो डाल दो और ये हो जाएगा हमारा अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। So delta G naught is equal to minus RT ln K equilibrium. So this is the relation between Gibbs free energy and equilibrium constant. So ये delta G naught क्या है? Gibbs free energy at standard temperature, that is 25 degrees Celsius. So this is the relation between Gibbs free energy and equilibrium constant. यहाँ पे log to the base 10 है, यहाँ पे log to the base E है। यहाँ तक कोई डाउट?
यहां तक कोई डाउट? अब अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, ये भी लॉग की प्रॉपर्टी होती है, log x टू द बेस a। सबसे पहली चीज, बेस अगर 1 से बड़ा है तो log 10 ले लो या log e ले लो, e की वैल्यू भी 1 से बड़ी होती है और 10 तो 1 से बड़ा है। तो अगर बेस 1 से बड़ा है तो अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो log x विल बी पॉजिटिव। अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है, कंडीशन क्या है, बेस 1 से बड़ा होना चाहिए, x की वैल्यू 1 से छोटी है तो log x की वैल्यू नेगेटिव आएगी। x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट log x की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। सो log x की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। तो अगर बेस 1 से बड़ा है तो x 1 से बड़े होने पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, x 1 से छोटे होने पे नेगेटिव वैल्यू। और अब मुझे ये भी पता है x 0 से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद अगर, ये तो कंडीशन थी जब हमारा बेस 1 से बड़ा है। अब अगर बेस 1 से छोटा है तो x 1 से बड़े होने पे log x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, उल्टा हो जाएगा। और अगर x 1 से छोटा है तो log x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, मैथ्स में पढ़ लेना, पढ़ी होगी क्लास 11 में, स्टार्टिंग में ही लॉग पढ़ा दिया जाता है। फंक्शंस चैप्टर है स्टार्टिंग में। सो लॉग इज अ टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, यही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। अब हमारा बेस क्या है, बेस 1 से बड़ा है तो x क्या है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से बड़ा है तो क्या होगा, लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर 1 से बड़ा है तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लॉग की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, क्योंकि बेस तो हमारा 1 से बड़ा है, दैट इज ई। और डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। तो डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, मतलब रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। सो डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगी, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। इट विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर 1 से छोटी है, क्योंकि बेस तो हमारा 1 से बड़ा है, तो लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस केस में डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस केस में डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब रिएक्शन होगा ही नहीं। मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर अटेन हो रही है तो वो रिएक्शन डज नॉट विश टू गो टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं जाएगा, इट विल बी ऑलमोस्ट रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, इट इज ऑलमोस्ट रिएक्टेंट। इस केस में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब प्रोडक्ट बन रहे हैं एंड द रिएक्टेंट्स विल बी फुल्ली कंज्यूम्ड। अब अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो गई तो log 1 0 होता है, तो मतलब इस केस में डेल्टा जी 0 हो जाएगा।
तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 मतलब डेल्टा जी जीरो मतलब वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा. So both reactant and product will exist in appreciable amount in equilibrium. मतलब तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से बता सकते हो कि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा कि नहीं. मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 के आसपास है तो मतलब 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो या 0.5 ले लो. 0.5 भी 1 के आसपास है तो मतलब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा. So exactly 1 पे तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा एंड द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी इन appreciable amount at equilibrium. अब अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से बड़ी है मतलब 10 to the power 8, 10 to the power 9, 10 to the power 20 तो इस केस में क्या है कि ऑलमोस्ट प्रोडक्ट होगा, रिएक्टेंट नेग्लिजिबल होगा, सो रिएक्शन विल प्रोसीड टू कंप्लीशन. अब अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, दैट इज 10 to the power -18, तो इस केस में ऑलमोस्ट हमारा रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा एंड द इक्विलिब्रियम विल नॉट मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से तुम बता सकते हो कि इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी. सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से बड़ी है तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ये भी बता सकते हो. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से छोटी है तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस. तो गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी से हम क्या बता सकते हैं, एक स्पॉन्टेनिटी के बारे में बता सकते हैं, दूसरा गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम. तो ये दो चीजें हमने पढ़ी. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, रिएक्टेंट कम होंगे, और 1 से छोटी है तो रिएक्टेंट ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, और 1 के आसपास है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेंट्रेशन में होंगे. So equilibrium is the point of minimum है in the above graph. So equilibrium पे क्या है, entropy will be maximum. So at equilibrium entropy is maximum और delta G क्या है, -RT ln K equilibrium. So Gibbs free energy will be minimum. एंट्रोपी मैक्सिमम होती है, गिब्स फ्री एनर्जी मिनिमम होती है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन. सो इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जिसपे एंट्रोपी मैक्सिमम होगी और गिब्स फ्री एनर्जी मिनिमम होगी. यहां तक कोई डाउट? अब सपोज तुम्हारे को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है एट सम टेम्परेचर T1 और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम्हें पता है विल चेंज विद टेम्परेचर. सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, कॉन्सेंट्रेशंस के साथ चेंज नहीं होती. सो जैसे मैं बात करूं A और B इक्विलिब्रियम में है, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक कांस्टेंट होता है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम. अब मैंने B बाहर से कुछ मोल्स B के डाल दिए
तो बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो इक्विलिब्रियम अपने आप को एडजस्ट करेगा। मैं टेम्परेचर सेम है, मेरा टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा, तो इक्विलिब्रियम अपने आप को एडजस्ट करेगा, रिएक्शन थोड़ा बैकवर्ड में जाएगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल ट्राई टू मेंटेन इट्स वैल्यू, और वो इक्विलिब्रियम में बी के कुछ मोल्स रिएक्ट करेंगे और ए के मोल्स बन जाएंगे, तो बी की कॉन्सेंट्रेशन थोड़े से मोल्स रिएक्ट कर जाएंगे और फिर भी अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को मेंटेन कर लेगा। एंड इक्विलिब्रियम की कंडीशन यही होती है कि वो अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करता है। दिस इज एट द सेम टेम्परेचर। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट एट अ टेम्परेचर। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम्हारे को किसी एक टेम्परेचर पे गिवन है और तुम्हें किसी दूसरे टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। सो यू विल बी यूजिंग दिस इक्वेशन, दैट इज नोन एज गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। So Gibbs-Helmholtz equation. So इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पे गिवन है और तुम्हें टेम्परेचर T2 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, एंड डेल्टा इज द एंथैल्पी ऑफ दैट रिएक्शन। यहां तक कोई डाउट? अब आ जाओ इलस्ट्रेशन 8 पे। इलस्ट्रेशन 8 क्या कह रहा है? अ सर्टेन गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम 1 लीटर टू 4 लीटर्स। सो 1 लीटर 10 एटमॉस्फेयर से 4 लीटर 5 एटमॉस्फेयर। सो P1 हो गया मेरा 10 एटमॉस्फेयर, T1 हो गया, सॉरी V1 हो गया 1 लीटर, P1 हो गया 10 एटमॉस्फेयर, P2 हो गया 5 एटमॉस्फेयर और V2 हो गया 4 लीटर्स। Now against a constant external pressure of 1 atmosphere, जो external pressure है वो हमारा constant है, that is 1 atmosphere। तो एक पिस्टन मान लो जिसमें इनिशियल प्रेशर था 10 एटमॉस्फेयर और इनिशियल वॉल्यूम थी इसकी 1 लीटर। अब इसको एक्सपैंड किया गया, फाइनल कंडीशन कुछ ऐसी आई। फाइनल कंडीशन कुछ ऐसी आई जिसमें प्रेशर था मेरा 5 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम हो गई इसकी एक्सपैंड करने में 2 लीटर्स, ठीक है। और बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है, एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। Now if initially the temperature of the gas is 300 Kelvin, so initially temperature of the gas is 300 Kelvin and heat capacity of the process, the heat capacity of the process is 50 joules per degree Celsius बोल लो या per Kelvin बोल दो। The enthalpy change during the process is, तो मुझे निकालना है enthalpy change during the process, delta H।
अब डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, ठीक है। तो डेल्टा पीवी तो तुम निकाल सकते हो, डेल्टा पीवी क्या होगा? P2V2 माइनस P1V1। अब डेल्टा यू कैसे निकालोगे? डेल्टा यू निकालोगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सो Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा यू। सो Q कहां से निकालोगे? हीट कैपेसिटी गिवन है, सो Q विल बी हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T। तो चेंज इन टेम्परेचर के लिए मुझे T2 चाहिए, सो डेल्टा T विल बी T2 माइनस T1। तो Q निकाल लिया, उसके बाद वर्क डन। वर्क डन कैसे निकालोगे? एक्सटर्नल प्रेशर है, so work done will be P external, that is constant, into delta V, so delta V is V2 minus V1। तो यहाँ से वर्क डन भी आ जाएगा। अब मुझे चाहिए T2। T2 कैसे निकालूंगा? नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ से गैस एस्केप आउट तो नहीं करी, तो नंबर ऑफ मोल्स सेम है, so मैं लिख सकता हूँ P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। तो यहाँ से T2 आ जाएगा, T2 आ गया तो Q आ जाएगा C डेल्टा T, Q आ गया और W निकाल दिया, so that will give me delta U। अब डेल्टा U आ गया into डेल्टा PV, that will give me delta H। करो। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, करो करो ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। डेल्टा यू निकाल लिया,
डेल्टा यू की वैल्यू आ गई। तो जो डेल्टा यू की वैल्यू आएगी उसके यूनिट्स क्या होंगे, उसके यूनिट्स क्या होंगे? जो हीट कैपेसिटी है वो किस में गिवन है? जूल्स में। तो यहां से डेल्टा टी डालोगे, हीट कैपेसिटी आएगी जूल्स में। वर्क डन, वर्क डन कैसे निकाल रहे हो? पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब एक्सटर्नल प्रेशर किस में ले रहे हो? एटमॉस्फेयर में। और डेल्टा वी किस में ले रहे हो? लीटर्स में। तो वर्क डन के यूनिट्स क्या होंगे? लीटर एटमॉस्फेयर। वर्क डन के यूनिट्स जूल्स नहीं है, लीटर एटमॉस्फेयर। अब लीटर एटमॉस्फेयर को जूल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सो लीटर एटमॉस्फेयर भी वर्क डन की तरह, एनर्जी की तरह एक यूनिट है। जैसे जूल्स एनर्जी का यूनिट है, कैलोरी एनर्जी का वर्क डन का यूनिट है, वैसे लीटर एटमॉस्फेयर भी यूनिट है। जूल्स की बात करूं तो जूल्स इज प्रेशर पास्कल में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में। सो दैट इज जूल्स, ऐसा यूनिट है जूल्स। तो अगर प्रेशर हमारा एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम लीटर्स में है, तो दैट इज आल्सो यूनिट ऑफ वर्क डन। तो अगर वर्क डन लीटर एटमॉस्फेयर में है तो उसको जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? आर की दो वैल्यूज बताई गई हैं तुम्हारे को, एक है लीटर एटमॉस्फेयर में। सो लीटर एटमॉस्फेयर में जो आर की वैल्यू है उससे डिवाइड कर दो, और जो जूल्स में आर की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दो। सो यू विल गेट द वर्क डन इन जूल्स। सो आर की दो वैल्यूज हैं 0.0821, इसके यूनिट्स क्या है? लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। और दूसरी वैल्यू है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। तो ये जो वर्क डन आएगा ये लीटर एटमॉस्फेयर में आएगा। सो वर्क डन P इंटू डेल्टा वी लीटर एटमॉस्फेयर में आएगा। इसको जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए आर की वैल्यू से मल्टीप्लाई, और आर की एक जूल्स वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई और लीटर एटमॉस्फेयर वाली वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। सो यू विल गेट द वर्क डन इन जूल्स। सो वर्क डन तुम्हारा जूल्स में आ जाएगा, हीट कैपेसिटी भी जूल्स में आ जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी तुम्हारी जूल्स में आ जाएगी। अब ये इंटरनल एनर्जी यहाँ पर डालोगे जूल्स में, और यहाँ पे भी P2 V2 माइनस P1 V1, इसके यूनिट्स क्या होंगे? प्रेशर लीटर, प्रेशर ले रहे हो एटमॉस्फेयर में, और वॉल्यूम लीटर्स में। तो ये लीटर एटमॉस्फेयर में होगा, इसको भी जूल्स में कन्वर्ट कर लेना। 8.314 से मल्टीप्लाई करके 0.0821 से डिवाइड कर, तो ये वैल्यू भी जूल्स में आ जाएगी। जूल्स प्लस जूल्स, एंथैल्पी आ जाएगी जूल्स। फिर उसको किलो जूल्स में कन्वर्ट कर लेना, जो कि तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सो 1 लीटर एटमॉस्फेयर यहां से कैलकुलेट कर सकते हो तुम। सो 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 8.314 बाय 0.0821 जूल्स। ये आता है 101.325। कैलकुलेटर से चेक कर लेना, अप्रोक्सीमेटली तुम 100 जूल्स ले सकते, बट एग्जैक्टली 101.325। करो इस क्वेश्चन को, निकालो आंसर।
आ गया आंसर? नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही। एक बार अनम्यूट करके कुछ बोलना। नहीं अक्षत, कोई आवाज नहीं आ रही। मेरी तरफ से तो नेट ठीक है, एक बार तुम चेक करो। चलो आ गया आंसर। अब नेक्स्ट ट्राई करो। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 9 ट्राई करो। For the reaction delta G for the system in a mixture of 5 mole, तो 5 मोल इसके हैं और 5 मोल NO2 के हैं। टेम्परेचर है 298 केल्विन, टोटल प्रेशर है 20 एटमॉस्फेयर। सो डेल्टा जी निकालना है। सो डेल्टा जी ऑफ दिस सिस्टम विल बी डेल्टा जी नॉट। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, where Q is the reaction quotient। reaction quotient कैसे लिखूंगा? So इसमें that will be partial pressure of NO2 whole square upon partial pressure of N2O4। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो टाइप के होते हैं। इक्विलिब्रियम चैप्टर में तुम पढ़ोगे Kc और Kp। सिमिलरली रिएक्शन क्वेश्चन को भी तुम कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर, C स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन, P फॉर पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिख सकते हैं। सो अगर ये मेरा इक्विलिब्रियम है, N2O4 इज गिविंग मी, ये इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन वाला कैसे लिखूंगा? NO2 होल स्क्वायर अपॉन concentration of N2O4, और Kp वाला partial pressure of NO2 whole square upon partial pressure of N2O4। तो इस केस में रिएक्शन क्वेश्चन लिखा हमने, मुझे निकालना है डेल्टा जी। सबसे पहले डेल्टा जी नॉट निकाल लेते हैं, बाकी तो सब कुछ पता है, आर की वैल्यू पता है, टेम्परेचर पता है, और रिएक्शन क्वेश्चन हम पार्शियल प्रेशर से निकालेंगे। सो पार्शियल प्रेशर ये है 20 एटमॉस्फेयर। तो PV इज इक्वल टू nRT से मैं कह सकता हूं, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम कंटेनर विल बी कांस्टेंट, सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब टोटल प्रेशर है 20 एटमॉस्फेयर, दोनों के मोल्स भी इक्वल है, तो मतलब 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर इसकी वजह से होगा और 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर इसकी वजह से। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 इज 10 एटमॉस्फेयर and partial pressure of N2O4 is also 10 atmosphere. Total pressure, that is partial pressure of NO2 plus partial pressure of N2O4, that is 20 atmosphere। ठीक है, अब बाकी सब कुछ पता है हमारे को, डेल्टा जी नॉट निकालना है, तो डेल्टा जी आ जाएगा। सो डेल्टा जी नॉट फॉर दिस रिएक्शन विल बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा जी नॉट फॉर NO2 की वैल्यू ट्वाइस माइनस डेल्टा जी नॉट फॉर N2O4, दैट इज 100। तो यहाँ से डेल्टा जी नॉट आ जाएगा। सो ट्वाइस इंटू 50 माइनस 100, डेल्टा जी नॉट आ रहा है इस रिएक्शन का 0।
तो डेल्टा जी नॉट को डालोगे यहाँ पे 0 और आर टी एल एन क्यू, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन गिवन है, एल एन क्यू, क्यू क्या है पार्शियल प्रेशर 10, 10 स्क्वायर बाय 10, एल एन 10 होगा, एल एन 10 की वैल्यू मैंने तुम्हारे को बताई थी 2.303। तो वैल्यूज डालो, आंसर आ जाएगा। मैं एक बार दोबारा ज्वाइन करता हूँ, करो ये क्वेश्चन।